एक छोटा सा गांव था, घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ। उस गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कभी एक अमीर जमींदार रहता था, लेकिन उसकी अचानक और रहस्यमय मृत्यु के बाद हवेली वीरान हो गई। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती, कभी धीमी फुसफुसाहट, कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी दरवाजों के अपने आप खुलने और बंद होने की धड़ाम धड़ाम। एक दिन शहर से पढ़ाई करके लौटा रवि इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस पड़ा। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं उसी हवेली में रुकूंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। रात के 12 बजे हाथ में टॉर्च लिए रवि हवेली के अंदर गया। धूल से ढकी फर्श, मकड़ी के जाले और दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, अचानक मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे सीढ़ियों से कोई उतर रहा था। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक सफेद साया खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक भारी और गूंजती आवाज हवेली में फैल गई। रवि बोल भी नहीं पा रहा था। उसका गला सूख चुका था। तभी वह साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। जैसे जैसे वह पास आता, हवेली की दीवारों से खून जैसे लाल धब्बे उभरने लगे। रवि ने पूरी ताकत से चिल्लाया और आंखें बंद कर ली। अचानक सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने घर के बिस्तर पर था। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने राहत की सांस ली। शायद ये सब एक बुरा सपना था। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। उसकी कलाई पर गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो। और कमरे के कोने में दीवार पर धूल में उभरा एक संदेश लिखा था, मैं अभी भी यहाँ हूँ। रवि कुछ पल तक जड़ होकर उस दीवार को देखता रहा। उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। धूल में उभरे हुए शब्द धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। उसने कांपते हाथों से अपनी कलाई को छुआ। निशान सच थे, सपना नहीं। उसी रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे का पंखा अपने आप बंद हो गया। खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। रवि ने हिम्मत करके लाइट जलाई, लेकिन लाइट टिमटिमाकर बुझ गई। अंधेरे में उसे वही भारी आवाज़ फिर सुनाई दी, तुम लौट आए। रवि ने खुद को समझाया, यह मेरा वहम है, बस डर है। लेकिन तभी उसके कमरे की दीवारों पर वही लाल धब्बे उभरने लगे, जैसे हवेली में उभरे थे। अचानक उसका मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक फोटो खुली, वही काली हवेली। लेकिन इस बार फोटो में दरवाजे पर कोई खड़ा था। वह ध्यान से देखने लगा। दरवाजे पर खड़ा इंसान वही था, रवि खुद। लेकिन फोटो में खड़ा रवि मुस्कुरा रहा था, एक डरावनी अजीब मुस्कान के साथ। तुम्हें वहां रहना चाहिए था, आवाज और करीब आ गई। रवि पीछे हत्ते हत्ते दीवार से टकरा गया। तभी उसे एहसास हुआ उसके पीछे दीवार नहीं थी। वह फिर से उसी हवेली के हॉल में खड़ा था। सीढ़ियों पर वही सफेद साया खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह चेहरा बिल्कुल रवि जैसा था। साया बोला, मैं इस हवेली में सालों से कैद हूँ और अब तुम मेरी जगह लोगे। रवि चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों में समा गई। सफ़ेद साया धीरे धीरे धुएं में बदलकर उसके अंदर समा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, काली हवेली के दरवाजे पर एक नया चेहरा खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। कहते हैं, अब रात में अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरे तो अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन दरवाजे पर खड़ा साया बस मुस्कुराता रहता है। गांव में अब डर पहले से भी गहरा हो चुका था। लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। काली हवेली के पास से कोई नहीं गुजरता। लेकिन गांव में एक लड़की थी, मीरा। वह बचपन से ही बहादुर और जिद्दी थी। उसे विश्वास नहीं था कि रवि अब वो बन चुका है। उसे लगता था कि कहीं न कहीं असली रवि अभी भी जिंदा है, बस फंसा हुआ है। एक रात हाथ में लालटेन और गले में अपने दादी का दिया हुआ ताबीज पहनकर मीरा हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली का दरवाज़ा इस बार अपने आप खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर सन्नाटा था। रवि, मीरा ने धीरे से पुकारा। अचानक ऊपर की मंजिल से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, मीरा वापस चली जाओ। आवाज़ में दर्द था, डर नहीं। मीरा सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हर कदम पर फर्श चरमराता। दीवारों पर परछाइयाँ हिल रही थी, जैसे वे जीवित हों। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, एक कमरा हल्की लाल रोशनी से चमक रहा था। अंदर रवि खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं। वे सामान्य दिख रही थी, मगर उसके पीछे वही सफ़ेद साया मंडरा रहा था। साया फुसफुसाया, तुम उसे नहीं बचा सकती। मीरा ने कांपते हुए ताबीज को कसकर पकड़ा और बोली, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुमने इसे कब्जा किया है। जैसे ही उसने ये कहा, ताबीज हल्का सा चमकने लगा। सफ़ेद साया पीछे हटने लगा, जैसे उसे जलन हो रही हो।
रवि दर्द से कराह उठा। मीरा, जल्दी। मीरा ने आंखें बंद की और दादी द्वारा सिखाई गई प्रार्थना दोहराने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगी, खिड़कियां तेज आवाज से बंद होने लगी। साया चीखा, एक लंबी गूंजती हुई चीख। धीरे धीरे उसका आकार धुंधला होने लगा, लाल रोशनी बुझ गई। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। मीरा ने आंखें खोली, कमरा खाली था, रवि जमीन पर बेहोश पड़ा था। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला था और सामने मीरा रवि को सहारा देकर बाहर ला रही थी। उस दिन के बाद हवेली फिर कभी लाल नहीं चमकी, लेकिन हवेली के सबसे ऊपरी कमरे की खिड़की में कभी कभी एक हल्की सी परछाई दिखती है, जैसे कोई अभी भी इंतजार कर रहा हो। और हर पूर्णिमा की रात हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अमावस्या पूर्णिमा की अगली रात गांव में फिर वही बेचैनी फैल गई। मीरा और रवि अब सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों जानते थे कुछ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रवि अक्सर रात में अचानक जाग जाता, उसे लगता जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, बहुत दूर से, हवेली की दिशा से। एक रात चांद बिल्कुल गोल और चमकीला था। अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई, हवा तेज चलने लगी। दूर से काली हवेली की खिड़की में वही हल्की परछाई फिर दिखाई दी, इस बार पहले से ज्यादा साफ। मीरा ने खिड़की से देखा और समझ गई वह वापस आ रहा है। उसी समय रवि के कमरे की दीवार पर दरार पड़ने लगी। दरार धीरे धीरे फैलकर एक अजीब सी आकृति बनाने लगी, वही सफेद साया। लेकिन इस बार वह कमजोर लग रहा था। साया फुसफुसाया, मैं खत्म नहीं हुआ, मैं बटा हूँ। मीरा को अचानक एहसास हुआ जब उसने ताबीज की शक्ति से उसे हराया था, वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उसका एक हिस्सा हवेली में रह गया और एक हिस्सा रवि के अंदर। रवि दर्द से तड़पने लगा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए फिर लाल चमक उठी। मीरा ने तुरंत ताबीज निकाला, लेकिन इस बार वह नहीं चमका। साया हंसा, एक ठंडी खोखली हंसी। ताबीज सिर्फ मुझे बाहर कर सकता है, मिटा नहीं सकता। अचानक हवेली की दिशा से जमीन कांपने लगी, जैसे कोई पुरानी चीज जाग उठी हो। मीरा ने साहस जुटाकर कहा, अगर तुझे खत्म करना है तो वहीं खत्म करना होगा जहां से तू शुरू हुआ था। रवि ने मुश्किल से सिर हिलाया। दोनों फिर उसी रात हवेली की ओर बढ़े, इस बार भागने नहीं, खत्म करने के लिए। हवेली के अंदर जाते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सीढ़ियां अब पहले से लंबी लग रही थी। ऊपर का सबसे ऊंचा कमरा खुला था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण रखा था, धूल से ढका हुआ, टूटा हुआ। जैसे ही वे पास पहुंचे, दर्पण साफ होने लगा। उसमें वही सफेद साया दिखा, लेकिन इस बार वह सीधे उनकी ओर देख रहा था। यहीं से सब शुरू हुआ था, साया बोला। मीरा ने समझ लिया ये दर्पण उस आत्मा का बंधन था। रवि ने हिम्मत करके दर्पण को छू लिया। अचानक उसके अंदर से तेज रोशनी निकली। साया दर्पण में खींचने लगा। मीरा ने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से दर्पण पर दे मारी। दर्पण चकनाचूर हो गया। एक तेज चीख हवेली में गूंजी और फिर सब शांत। हवा रुक गई, दरवाजे खुल गए। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली आधी ढह चुकी थी। ऊपरी कमरा पूरी तरह टूट चुका था, अंदर सिर्फ टूटा हुआ कांच और धूल थी। उस दिन के बाद काली हवेली धीरे धीरे मिट्टी में मिल गई। रवि अब शांत था, उसकी आंखों में कभी लाल चमक नहीं लौटी। लेकिन सालों बाद जब उस जगह पर नया घर बनाया गया, उस घर के बच्चों ने एक दिन आईने में खेलते खेलते देखा, उनके पीछे कोई खड़ा है और आईने पर धुंध में धीरे धीरे शब्द उभरे, मैं लौट सकता हूँ। पूर्णिमा नए घर में रहने वाले परिवार को पहले कुछ भी अजीब नहीं लगा। सब कुछ सामान्य था, हंसी, खेल, रोशनी। पुराने खंडहर की जगह अब सुंदर आंगन था, लेकिन जिस कमरे में बच्चों ने आईने में वह परछाई देखी थी, वही कमरा सबसे ठंडा रहता था। मीरा और रवि अब शादीशुदा थे। जब उन्हें बच्चों की बात पता चली तो दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे समझ गए कुछ सचमुच बाकी है। उस रात वे फिर उस घर पहुंचे। बच्चों ने बताया, आईना अपने आप धुंधला हो जाता है और उसमें कोई अंकल दिखते हैं। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। मीरा धीरे धीरे आईने के सामने खड़ी हुई। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। आईने की सतह पर काले धब्बे उभरने लगे। धीरे धीरे वही चेहरा उभरा, सफेद, धुंधला, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल नहीं थी, वे खाली थी। साया बोला, तुमने मुझे तोड़ा, लेकिन मैं डर में जीवित रहता हूँ। जहाँ डर है, मैं हूँ। मीरा ने गहरी सांस ली। इस बार उसके हाथ में कोई ताबीज नहीं था। वह बोली, अगर तू डर है तो आज हम तुझे खत्म नहीं करेंगे, हम तुझे स्वीकार करेंगे। रवि ने भी आईने में खुद की आंखों में देखा। उसे एहसास हुआ उसका डर ही उस साए को ताकत देता था। मीरा ने बच्चों को बुलाया और कहा, डरो मत, ये सिर्फ एक छाया है। बच्चे पहले हिचके, फिर हिम्मत करके आईने के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हंसते हुए हाथ हिलाया। कमरे का तापमान धीरे धीरे सामान्य होने लगा। आईने में खड़ा साया धुंधला पड़ने लगा। वह फुसफुसाया, डर खत्म तो मैं खत्म, और फिर वह गायब हो गया। आईना अब साधारण था, बस एक आईना।
उस दिन के बाद उस घर में फिर कभी कोई परछाई नहीं दिखी। रवि ने समझ लिया कुछ राक्षस बाहर नहीं होते, वे हमारे अंदर होते हैं, और जब हम उनका सामना कर लेते हैं तो वे हमेशा के लिए मिट जाते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत शांत रातों में अगर कोई उस पुराने गांव की ओर जाए तो हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट अब भी सुनाई देती है। डर को कभी पूरी तरह मत भूलना, क्योंकि जहां इंसान है वहां डर हमेशा जन्म ले सकता है। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ कहानियां खुद को खत्म नहीं होने देती। सालों बीत गए, गांव बदल गया, पुराने लोग चले गए, नए लोग आ गए। जिस जगह कभी काली हवेली थी वहां अब पक्का मकान, सड़क और पास में एक छोटा सा स्कूल बन चुका था। मीरा और रवि बूढ़े हो चुके थे। एक दिन स्कूल के बच्चों ने प्रोजेक्ट के लिए गांव का इतिहास ढूंढना शुरू किया। पुराने रिकॉर्ड, तस्वीरें और टूटे सामान की तलाश में वे उसी जमीन के नीचे खुदाई करने लगे। मिट्टी के अंदर उन्हें एक टूटा हुआ जला सा फ्रेम मिला। उसमें आधा टूटा हुआ कांच अब भी फंसा था, वही दर्पण का टुकड़ा जिसे उन्होंने सालों पहले तोड़ा था। रात होते ही गांव में अजीब सी बेचैनी फैल गई। कुत्ते भौंकने लगे, हवा भारी हो गई। रवि अचानक गहरी नींद से जाग उठा। उसे लगा जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज फिर उसके कान के पास फुसफुसाई। टुकड़े कभी सच में खत्म नहीं होते। अगले दिन स्कूल के एक बच्चे ने उस कांच के टुकड़े को साफ किया। जैसे ही उसने उसमें अपना चेहरा देखा, उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे दिखा पूरा गांव, लेकिन वीरान, खाली, टूटी खिड़कियां, सूनी सड़कें, और स्कूल की दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, मैं डर नहीं हूँ, मैं स्मृति हूँ। उस रात गांव में कई लोगों ने एक ही सपना देखा, वही वीरान दृश्य। मीरा ने समझ लिया, साया सिर्फ डर नहीं था, वह उन घटनाओं की स्मृति था जो कभी मिटाई नहीं गई। जब तक कोई उन्हें याद रखेगा वह किसी न किसी रूप में रहेगा। अगली सुबह मीरा और रवि स्कूल गए। उन्होंने बच्चों को पूरी सच्चाई बताई, डर की, हवेली की, दर्पण की। उन्होंने कहा, बुरी चीज़ों को छुपाओ मत, उन्हें समझो, तभी वे ताकत खो देती हैं। बच्चों ने उस कांच के टुकड़े को एक लकड़ी के बक्से में बंद किया और स्कूल के संग्रहालय में रख दिया, एक चेतावनी की तरह, न कि एक रहस्य की तरह। उसके बाद फिर कोई लाल रोशनी नहीं दिखी, कोई परछाई नहीं उठी, लेकिन उस कांच के टुकड़े में कभी कभी अगर ध्यान से देखा जाए तो अपना चेहरा थोड़ा अलग सा दिखता है, जैसे वह पूछ रहा हो, क्या तुम अपने डर को पहचानते हो? और शायद यही इस कहानी का असली अंत है, या शायद हर आईना एक नई शुरुआत है। गांव का छोटा सा संग्रहालय अब बच्चों के लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं था, वह एक कहानी का घर बन चुका था। उस लकड़ी के बक्से में रखा दर्पण का टुकड़ा अब भी वही था, कांच पर हल्की दरारें, किनारों पर जली हुई काली लकीरें। मीरा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन वो आखिरी बार उस संग्रहालय में गई। उसने बक्सा खोला, कांच के टुकड़े में उसे अपना चेहरा दिखा, लेकिन पीछे पूरा अतीत भी, काली हवेली, सीढ़ियां, लाल रोशनी और वह सफेद साया। पर इस बार साया शांत था। उसने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं बुराई नहीं था, मैं अधूरापन था। मीरा ने धीमे से पूछा, अधूरापन? जिसे समझा नहीं गया, जिसे सुना नहीं गया, वह छाया बन जाता है। उसी क्षण मीरा को एक बात याद आई, पुराने जमींदार की रहस्यमय मृत्यु की असली वजह कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की थी। बस डर फैल गया, कहानियां बन गईं और हवेली बदनाम हो गई। शायद वह आत्मा बदला नहीं चाहती थी, वह सुने जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। मीरा ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उन्होंने पुराने दस्तावेज ढूंढे, सच्चाई जानी। जमींदार की मृत्यु एक दुर्घटना थी, लेकिन लोगों के डर ने उसे शाप बना दिया। उस शाम गांव के चौक में सबने मिलकर सच स्वीकार किया। उन्होंने हवेली की जगह एक छोटा स्मारक बनाया, डर की याद में नहीं, सीख की याद में। जब मीरा ने फिर दर्पण के टुकड़े में देखा, इस बार सिर्फ उसका चेहरा था, कोई साया नहीं, कांच साफ था। उस रात पहली बार गांव की हवा पूरी तरह हल्की लगी और दर्पण का टुकड़ा धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। कहते हैं अब उस गांव में कोई काली हवेली की कहानी नहीं सुनाता। वहाँ बच्चे एक अलग कहानी सुनते हैं कि डर तब जन्म लेता है जब सच दबा दिया जाता है, और जब सच सामने आ जाए तो सबसे गहरी छाया भी उजाले में बदल जाती है। समाप्त, या शायद एक सीख की शुरुआत।